स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। संविधान की इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान की क्लास के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात किस प्रकार इसमें शब्दों का उल्लेख किया गया है और कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात इसे उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है और हम देखेंगे कि प्रस्तावना अर्थात होती क्या है। यानी प्रस्तावना किसी भी संविधान का एक दर्पण या प्रतिबिंब के रूप में जानी जाती है जिसमें उसका सार समाहित किया गया होता है। अर्थात प्रस्तावना में संविधान का दर्पण एवं उसका प्रतिबिंब होता है जिसमें संविधान के मूल आदर्शों को समाहित किया गया होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, हमने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण इसे पास नहीं किया गया, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित यानी स्वीकार कर लिया गया और इसे उद्देशिका के रूप में, हमारी संविधान की उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से आपके लिए कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा और भाव है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की जो भाव कहने का तात्पर्य है, जो उसके शब्दों का जो सार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार अर्थात प्रस्तावना संविधान के अंतर्गत कहाँ से लाई गई वो आपका अमेरिका से ली गई है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना की विशेषता या उसमें जो महत्वपूर्ण शब्दों को उल्लेखित किया गया है वहाँ से क्वेश्चंस बनने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं, इसलिए आज संविधान का इस टॉपिक को शुरू किया गया है। तो हम देखेंगे कि जो भारत के संविधान का स्रोत है अर्थात क्या है, किसके पास भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो आपने NCERT की किताबों में पढ़ा होगा कि फ्रंट पेज में उद्देशिका दी गई होती है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। तो उसमें सबसे पहला जो लिखा होता है, हम भारत के लोग, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो समस्त शक्तियों का स्रोत है वो आपका भारत की जनता है और संविधान को जो शक्ति प्रदान करती है वो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। यहाँ से प्रस्तावना से काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं कि संविधान की शक्ति किसमें निहित की गई हैं, तो भारतीय जनता को निहित की गई हैं। इसी के अंतर्गत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात प्रभुत्व संपन्न यानी कहने का तात्पर्य है प्रभु संपन्न राष्ट्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी जो राष्ट्र अपनी आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने में स्वतंत्र होता है उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं क्योंकि ये तथ्य के रूप में पूछे जाते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है वह राष्ट्र जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है, यानी वह अब किसी का गुलाम या किसी के अंतर्गत शासन नहीं कर रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत इससे पहले ब्रिटिश के अधीन कार्य करता था, तो इसलिए वह संप्रभु राष्ट्र के रूप में नहीं जाना जाता था। इसके बाद भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाना गया। इसी के बाद आपका समाजवादी जो शब्द है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें आप एक ऐसी सामाजिक संरचना से है जिसमें भौतिक संसाधनों पर सर्वसाधारण का नियंत्रण स्थापित हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है समाजवादी जो विचारधारा है और जो हमारे देश में जो समाजवादी विचारधारा है वो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा भारत में देखने को मिलती है। यानी
समाजवाद की अगर विचारधारा को समझने के लिए अगर हम देखेंगे तो यूरोप के इतिहास में जो कार्ल मार्क्स हैं उनके द्वारा जो समाजवाद को प्रदर्शित किया गया है वो संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। और जो भारत की जो समाजवादी व्यवस्था है उसे नेहरू एवं गांधीवादी विचारधारा के रूप में अपनाया गया है। यानी जो भारत की समाजवादी विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों की एक मिला जुला स्वरूप है जो गांधीवादी विचारधाराओं की ओर ज़्यादातर झुका हुआ है। तो इस जो यूरोप का समाजवाद है उसमें जो कार्ल मार्क्स ने वहाँ पे अमीर एवं गरीब वर्ग के मध्य संघर्ष के रूप में दर्शाया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो समाजवाद को दर्शाया गया है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसी के संबंध में आपका जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो भी आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है वो अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया है, जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। और यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछने की हमेशा ज़्यादातर एग्जामों में संभावनाएं होती हैं कि किस संशोधन के तहत या समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे, जहाँ पे इसका टॉपिक आएगा। तो इसे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, अर्थात इससे कहने का तात्पर्य है राज्य अर्थात राष्ट्र का अपना कोई भी धर्म या पंथ नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 25 से और 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके पश्चात आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक, अर्थात लोकतंत्रात्मक भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है और जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है। इसके संबंध में अब्राहम लिंकन का सबसे एक प्रसिद्ध कथन है कि जनता के लिए चुना गया शासन, अर्थात जहाँ पे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा सीधे अपने शासक को चुना जाता है, जैसा कि हम स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा जो चुने गए शासक होते हैं उनके द्वारा अपनी सरकार का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गणतंत्र है, अर्थात गणतंत्र का तात्पर्य होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत तौर पे चुना जाता है या चलता रहता है, उसे राजशाही शासन यानी वह गणतंत्र राष्ट्र यानी रिपब्लिक कंट्री के रूप में नहीं जानी जाती है। तो वंशानुगत के रूप में हम जानते हैं ब्रिटेन, कनाडा और जापान में आज भी राजशाही शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और जो संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो उद्देश्य उल्लेखित किए गए हैं, अर्थात हमारी संविधान के क्या उद्देश्य हैं, अर्थात जो हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं कि संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है। यानी 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराने से तात्पर्य है। इसी के संबंध में जो दूसरा है वो स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम। व्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यानी प्रत्येक नागरिक को
स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है ताकि उसके स्वयं के विकास से देश का विकास यानी राष्ट्र का विकास संभव हो सके। इस प्रकार से स्वतंत्रता जो संविधान के अंतर्गत उल्लेखित की गई है उसमें एक सीमित स्वतंत्रता के रूप में निर्धारित की गई है, यानी बिना किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन किए बिना ही आपके लिए स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। उसके बाद क्षमता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। समानता, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित हो, उसके लिए सभी प्रकार की अवसर उपलब्ध कराना हमारे संविधान के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। चौथा आप देखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, तो यह उसी के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्र की अखंडता अर्थात अखंडता का तात्पर्य है हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, अर्थात जाति, धर्म, बोली, भाषा, भौगोलिक परिस्थितियां हमारे देश की सभी भिन्न भिन्न देखने को मिलती हैं। तो इन सभी भिन्नताओं के माध्यम से भी इन सभी भिन्नताओं में भी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने से संबंधित है कि राष्ट्र की एकता बनी रहे। तथा बंधुत्व से तात्पर्य है आपसी भाईचारे अर्थात प्रत्येक नागरिक अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक व्यक्ति के मध्य आपस में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास संविधान के अंतर्गत किया गया है। तथा हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 51 के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखित किया गया है। इसी में हमने देखा कि जो संविधान विदों के द्वारा जो तर्क दिए गए कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, तो सबसे पहले आपका N.A. पालकीवाला के द्वारा संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है। और वास्तव में यह कथन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक परिचय पत्र देने यानी किसी भी चीज़ की एक विशेषता बताने से पहले उसकी जो उसका सार होता है के रूप में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख सकते हैं। इसी के बाद जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं, उनके द्वारा भी एक कथन दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आप इन्हें ध्यान रखिए कि किसका कथन कौन सा है। यह प्रस्तावना दी गई क्योंकि यह जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा यह तथ्य दिया गया कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। कहने का तात्पर्य है कि जो इतने लंबे समय से उनके द्वारा संघर्ष किया गया, तो वो उनके प्रयासों का यानी सपनों का विचार है। उसके बाद अनुच्छेद 32 को यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो इसके संबंध में देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान की आत्मा या कुंजी की संज्ञा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दी गई है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। तथा हमने देखा कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया है। उसके बाद जब प्रस्तावना बनकर के तैयार हो जाती है और प्रस्तावना में इन शब्दों को उल्लेखित किया जाता है, तो आज़ादी के पश्चात संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके संबंध में काफ़ी विवेदपूर्ण तर्क सामने आए, जिसमें से सबसे पहला आपका बेरुवाड़ीवाद संघ 1960 में
यह बात सामने 1960 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय भी दिया गया कि यदि संविधान की भाषा या किसी अनुच्छेद या संविधान के अंदर से यानी किसी समस्या का हल न निकले तो उसमें प्रस्तावना का सार यानी उसके भाव को लिया जा सकता है। इसी के बाद आप देखेंगे कि केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य 1973 में यह मुद्दा सामने आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया जाता है। यानी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को बदल देता है। जो आपका बेरोगाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही ऐतिहासिक निर्णय को बदलकर यह कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। यानी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। जो इसमें पहले से उल्लेखित है उन शब्दों को आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको मजबूत बनाने के लिए आप इसमें शब्दों को जोड़ सकते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। इस प्रकार यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला था जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ यानी संवैधानिक पीठ, जहाँ पे जजों के द्वारा एक किसी संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा की जाती है, उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और इसमें 13 जजों के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह एक पूरे हमारी संविधान का एक सार दिया गया है। इसी प्रकार मैंने बताया आपको कि संविधान में यानी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, लेकिन उसी प्रकार से संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और 3 प्रकार की न्याय यानी जस्टिस का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से आज हमने भारत की संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, किस प्रकार से इसके संविधान की अध्ययन किया जा सकता है। तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़िए और उसमें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम में जो तिथि उल्लेखित है 26 नवंबर 1949, तो उसे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किस तिथि का उल्लेख किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखिए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़िए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।